हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं फिर एक नया टॉपिक जिसका नाम है डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए का ये नाम कैसे पड़ा। तो डीएनए का नाम इसलिए पड़ा कि जो डीएनए होता है उसके अंदर राइबोज शुगर होती है। चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, दोनों के अंदर कौन सी होती है? राइबोज शुगर। और ये जो राइबोज शुगर होती है इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। तो देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 और 5। अब सेकंड नंबर जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन दिख रहा है अभी आपको, ये जो कार्बन होता है इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है राइबोज के अंदर? OH और H ग्रुप। बट जब डीएनए बनता है तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन ये कम हो जाती है तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पे देखिए ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे कि जो डीएनए होता है उसके अंदर बेस पेयर कितने हो सकते हैं? तो अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें, हैप्लॉइड डीएनए की बात करें, तो हैप्लॉइड डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अगर ये फुल डीएनए की बात करें तो उसके अंदर होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफाज होता है 5174, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कितने होते हैं? ओनली 5386, यानी 5386 क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा होता है उसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और ई कोलाई जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उसके अंदर 4.6 इंटू 10⁻ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज अ बेस पेयर। अब बेस पेयर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर डीएनए है, मान लेते हैं कोई भी डीएनए है, सपोज करते हैं, तो उस डीएनए के बीच में आगे जब हम स्ट्रक्चर देखें तो इस डीएनए के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। और ये जो नाइट्रोजन बेस होती है ये कितनी प्रेजेंट होती है उसके बेस पर हम क्या लगाते हैं? डीएनए की लेंथ का पता लगाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम आगे। आगे की हम बात करें स्टूडेंट, तो आगे हमने को दिया गया है हिस्ट्री ऑफ डीएनए। अब डीएनए की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले जो डीएनए था उसके बारे में जो पता लगाया था वो लगाया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 के अंदर। अब उन्होंने डीएनए को कहाँ देखा था? न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा, ये जो डीएनए था इसका नेचर कैसा था? एसिडिक नेचर था। इस कारण इसको जो नाम दिया था फ्रेडरिक मिशर ने, वो क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है, प्लस क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इन दोनों को जो कंबाइंड नाम दिया था वो क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। अब इसके बाद एक्चुअल स्ट्रक्चर शायद ये नहीं बता पाए थे, बस ये बता रहे थे कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे रोजलिन फ्रैंकलिन एंड विल्किंसन। अब इन दोनों ने क्या किया? इन्होंने स्ट्रक्चर बताई डीएनए की। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ये जरूर आपको याद रखना है, ये मोस्टली पूछा जाता है नीट के अंदर कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड था वो किसने दिया था, सॉरी उसका यूज करके डीएनए की स्ट्रक्चर किसने पता की? तो किसने पता की थी? फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने क्या की थी? इसको पता किया था। उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम आप जानते भी हो, वॉटसन एंड क्रिक। ये जो साइंटिस्ट थे इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिया था। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1953 के अंदर। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो ये थी हिस्ट्री
जो किसके अंदर दी है, आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर दी है। अब चलते हैं हम आगे की हम बात करें तो अब यहाँ पे आ गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब सबसे पहले पॉली क्या होता है, पॉली का मतलब हम सभी जानते हैं बहुत सारी। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये बहुत सारी क्या होती है, चेन होती है, स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट किसके अंदर, एक चेन के अंदर। तो उसे नाम क्या दे दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब सबसे पहले जो चीज़ आती है इस चेन के अंदर वो कौन सी आती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नाइट्रोजनियस बेस। अब जो ये नाइट्रोजनियस बेस होती है इसके अंदर दो स्ट्रक्चर में मिल सकती है, पहली है प्यूरीन और दूसरी है पिरिमिडीन। अब देखिए स्टूडेंट, जिसका नाम छोटा होगा उसकी स्ट्रक्चर बड़ी होगी और जिसका नाम बड़ा होगा उसकी स्ट्रक्चर छोटी होगी। जैसे प्यूरीन का नाम छोटा है, अब जो प्यूरीन है इसके अंदर दो क्या आएंगे, नाइट्रोजनस बेस आएंगे, एक आएगा एडेनिन, दूसरा आ जाएगा ग्वानिन। अब एडेनिन और जो ग्वानिन होती है उसके अंदर जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे आपको अभी दिख रही है स्ट्रक्चर ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर है किसके, प्यूरीन की है। अब इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दो रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। बट जब आप पिरिमिडीन की बात करते हैं तो उनके अंदर सिर्फ आपको एक ही रिंग दिखाई दे रही है, जो नीचे आपको दिख रही है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, एक ही रिंग दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्यूरीन जो होती है स्टूडेंट, इसके अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, तो आप काउंट कीजिए नाइट्रोजन कितने हैं, दिख रहे होंगे आपको 1 2 3 4 5। बट जब आप इसकी बात करते हो किसकी, पिरिमिडीन की, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको सिर्फ दो दिख रहे हैं, मेनली दो है। हालांकि ये चेन से बाहर हम 4 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। बट जो पिरिमिडीन होती है उसके अंदर नाइट्रोजन कितने होते हैं, ओनली 2% होते हैं। इसके अलावा ये रिंग कितनी होती है, 2 होती है, इसके अंदर रिंग कितनी होती है, 1 होती है। पिरिन के अंदर कौन आते हैं, एडेनिन, और कौन आते हैं, ग्वानिन। और पिरिमिडीन में कौन आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए की बात करें स्टूडेंट तो उसमें कौन आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। यानी थाइमिन की जगह कौन आ जाता है, आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। इसके अलावा थाइमिन का एक नाम और आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। थाइमिन का सेकंड नाम क्या होता है, 5 मिथाइल। तो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अगर सिंपली बोले स्टूडेंट तो क्या होते हैं कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अगर वो किससे अटैच हो जाते हैं, वो अटैच हो जाते हैं पेंटोज शुगर से, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जैसे आपको दिख रहा है ये क्या है, बेस है। ये बेस किससे अटैच हो रहा है, देखो ये क्या थी, शुगर। अब ये जो शुगर से जो अटैच हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो यहाँ पे दो चीजें होगी, क्या, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। यानी कहने का मतलब जहां पर बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों जुड़ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है वो किसके साथ अटैच हो रहा है, शुगर के साथ अटैच हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी ये वाली, जहाँ पे बेस जुड़ा हुआ है, शुगर जुड़ी हुई है और कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एज द न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब दो चीजें, बेस प्लस शुगर, और अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो ये सारों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। अब डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट। अब डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने आपको बताया था, आप जानते भी होंगे कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर दी थी वो किसने दी थी, हमने पढ़ा भी था, किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। अब देखिए, अभी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपके सामने, ये वाली ये दिख रही है आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी होती है, डबल हेलिक्स। ये कैसी होती है, डबल हेलिक्स। डबल का मतलब क्या, दो क्या होते हैं, स्टैंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। किसके अंदर होते हैं, इस डीएनए के अंदर। दूसरी बात कि ये जो स्टैंड होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली बाहर वाली स्ट्रक्चर जितनी ब्लैक है, इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, शुगर और फॉस्फेट।
और जो बीच में स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर, बीच वाली ये, तो ये जो प्रेजेंट होते हैं कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। तो एक सीढ़ी आपने देखी होगी, सीढ़ी के बीच के अंदर जो स्ट्रक्चर लगी होती है वो तो क्या होती है? जैसे सीढ़ी है ये मान लेते हैं, ये सीढ़ी के बीच वाली जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। और तो साइड में ये जो डंडे लगे होते हैं स्टूडेंट, इसे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर। तो बैकबोन का जो काम कर रही है स्टूडेंट वो कौन करती है? यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट करती है। और जो मिडल रीजन को बनाने का काम करती है वो कौन करती है? नाइट्रोजनस बेस करती है। तो ये आपको दिया एनसीईआरटी के अंदर, टू polynucleotide chain make DNA where the backbone of the sugar and phosphate and base are present toward inside। मैंने बता दिया अभी आपको। अब देखिए ये जो चेन होती है स्टूडेंट, इनके अंदर दो क्या होते हैं? अपोजिट एंड्स होते हैं। एक कौन सा होता है? 5 एंड, एक कौन सा होता है? 3 एंड। तो हमेशा क्या होगा? एक स्टैंड तो क्या होगा? 5 से 3 की तरफ जाएगा, और एक स्टैंड क्या आएगा? 3 से क्या आएगा? 5 की तरफ आएगा। तो एक साइड सीधा क्या होगा? 3 एंड, तो दूसरा सीधा क्या होगा? हमेशा 5 एंड होगा, अपोजिट होंगे दोनों साइड। अब इसके अलावा जो बेस पेयर्स होते हैं स्टूडेंट, जो बेस पेयर होंगे, मान लो क्या बेस पेयर है यानी नाइट्रोजन बेस है, उनके बीच में क्या लगे होते हैं? बॉन्ड लगे होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए आप दिख रहा है ये कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में लगे होते हैं? नाइट्रोजनस बेस के बीच में। यानी ये जो दिख रहे हैं अभी आपको ये वाले स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो जी और सी होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, इसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ए और टी, ए का मतलब एडेनिन और टी का मतलब थाइमिन, इनके बीच में क्या होते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा बनता है वो किसके बीच में बनता है? प्यूरिन और किसके बीच में बनता है? पिरिमिडिन के बीच में। अब प्यूरिन कौन कौन से थे? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन कौन थे? साइटोसिन और थाइमिन। और यूरेसिल किस में आता है? आरएनए के अंदर। अब देखिए हमेशा क्या होता है कि जब भी एडेनिन जो होता है वो किसके साथ ऐड होता है? ए हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? टी के साथ। यानी कहने का मतलब ए क्या हो गया? प्यूरिन, टी क्या हो गया यहाँ पे? पिरिमिडिन। तो इनके बीच में क्या लगा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होगा। सी किसके साथ जुड़ेगा? जी के साथ। तो कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जो सी है वो भी क्या है? पिरिमिडिन, और जी क्या है? प्यूरिन। तो यानी कहने का मतलब हमेशा एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन हमेशा जुड़ा रहता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये आपको दिख रही है। अब देखिए ये क्या करती है? एक साइकिल पूरा करती है। अगर हम साइकिल की बात करें स्टूडेंट, तो मान लेते हैं ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाकर ख़त्म हुआ। अब ये जब ख़त्म होता है एक साइकिल, अगर इसकी बात करें, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक साइकिल जब ख़त्म होता है स्टूडेंट, तो इसके अंदर 10 बेस पेयर आते हैं। 10 बेस आती, सॉरी बेस पेयर नहीं, बेस आती हैं। अब ये जो बेस आती हैं स्टूडेंट, इनकी जो डिस्टेंस होती है, यानी एक टर्न की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। या हम नैनोमीटर में करें इसको तो कितना हो जाएगा? 34 nm यानी नैनोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम, यानी एक टर्न कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर में करें तो 3.4 नैनोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इतनी एक साइकिल के अंदर कितनी है? 34 डिस्टेंस है। इसके अंदर कितने बेस हैं? 10 है। तो 10 को अगर आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 3.4 क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम। यानी कहने का मतलब दो जो बेस पेयर होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, वो कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर आप किसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं? नैनोमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 0.34 nm। किसके बीच में? दो बेस पेयर के बीच में क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये आपको दिख रही है डिस्टेंस इतनी, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बीच की है? दो बेस पेयर के बीच की है। तो वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 nm नैनोमीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर जितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा डीएनए क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। तो स्टेबल बनाने का जो काम होता है स्टूडेंट, वो किसका होता है? बेस पेयर का होता है। इसके अलावा जो डीएनए होती है इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट?
मेजर ग्रूव और क्या होता है माइनर ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है खांच, खाली जगह, ये वाली देखो, ये वाली, ये क्या होती है ग्रूव। इसके अलावा जो नीचे आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या हो जाएगी मेजर ग्रूव। ये जो मेजर ग्रूव होती है ये अप्रोक्स जो इसकी डिप्थ होती है वो होती है अप्रोक्स 12.5 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास, और जो माइनर ग्रूव होती है स्टूडेंट इसकी होती है 7.5 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास क्या होती है इसकी डिप्थ होती है, यानी गहराई होती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसकी जो चौड़ाई होती है डीएनए की, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है अप्रोक्स 20 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास। 20 एमस्ट्रॉन्ग, या हम कह सकते हैं अगर नैनोमीटर में कर दो कितनी हो जाएगी 2 nm की क्या होती है इसकी डायमीटर होती है, किसकी होती है डीएनए की होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक साइकिल समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ कोई भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि ये इतना ही होगा, आगे भी ले सकते हो, ये से यहाँ से यहाँ। तो ये जो एक साइकिल पूरा करे इसके अंदर कितनी बेस पेयर होगी 10। तो दो बेस पेयर के बीच की जगह क्या हो जाएगा, इस टोटल साइकिल का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 34 एमस्ट्रॉन्ग। दो बेस पेयर के बीच की जगह निकालनी है तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। नैनोमीटर में करोगे तो 10 से और डिवाइड कर दो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नैनोमीटर में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह हम डीएनए को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है चारगॉफ का रूल। चारगॉफ का रूल बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट। वो ये कहता है कि जो एडेनिन होगा और जो थाइमिन होगी, साइटोसिन और जो ग्वानिन होगी, वो हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जितनी ए होगी उतने क्या होंगे टी होंगे, सिंपल सी बात है। यानी कहने का मतलब ए प्लस जी और सी प्लस टी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। मान लेते हैं किसी में 30% ए और जी है तो 70% क्या हो जाएगा सी प्लस टी। 50% ए और जी है तो इसका मतलब सी और टी कितने हो जाएंगे 50%। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इनका रेशियो क्या होता है स्टूडेंट फिक्स होता है, हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट ही रहता है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है एडेनिन कितने हैं 120 है तो साइटोसिन भी कितने होंगे 120 ही होंगे स्टूडेंट। बट जो ह्यूमन होते हैं उसके अंदर 30% क्या होते हैं एडेनिन प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रख लेना 30% एडेनिन क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया 20 20 120, तो चारों डिवाइड मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 480 क्या हो जाएंगे टोटल न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं। किसके अंदर मिल जाते हैं अपने को डीएनए के अंदर मिल जाते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं स्टूडेंट हम आगे की हम बात करें स्टूडेंट। तो ये एक स्ट्रक्चर दी हुई है जो मैंने समझाने के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। अब ये स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, देखो ये जो बैकबोन थी मैंने आपको बताया, ये जो बैकबोन थी स्टूडेंट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, और बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट नाइट्रोजिनस बेस। मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो ये एक साइकिल पूरा करता है, इस एक साइकिल की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, देखो ये दिया हुआ 34 एमस्ट्रॉन्ग या 3.4 nm, और दो बेस पेयर यानी दो बेस पेयर के बीच की जो जगह होती है उसके बीच की जो जगह का गैप होता है वो कितना होता है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग या 0.34 nm प्रेजेंट होती है। विड्थ की हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया, अगर एमस्ट्रॉन्ग में बात करोगे तो 20 एमस्ट्रॉन्ग, और अगर नैनोमीटर में बात करोगे तो 2 nm क्या होती है विड्थ प्रेजेंट होती है। तो ये था एक सिंपल सा डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में क्या आज का वीडियो स्टूडेंट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।